हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। हम हमारी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आईटी बेस्ड क्लासेस रेगुलर लेकर आ रहे हैं, जिससे आप घर बैठे अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। और हमारा 2 वीडियोस चल रहा है अभी इस पर यूट्यूब पर, जिसमें कि एक तो हमारा ओ लेवल बेस्ड है और ये सेकंड है हमारा RSCIT बेस्ड, जिसमें कि हम RSCIT जो कि राजस्थान की वैकेंसीज के लिए इम्पॉर्टेंट कोर्स है, उसकी बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं उन्हें डे बाय डे कवर करते जा रहे हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है, जो कि जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर 2 रनिंग में है और उसकी हमने बहुत सी क्लासेस यानी 2 पार्ट्स कवर कर लिए हैं चैप्टर 2 के। तो आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 2 के ही आगे के जो पॉइंट्स हैं, आई होप आपने प्रीवियस वीडियो में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में अच्छे से सीख लिया होगा, समझ लिया होगा और उनमें आपको किसी भी तरीके का डाउट्स नहीं होंगे। तो आज जो हमारा सेकंड चैप्टर का टॉपिक है वो है हमारी मेमोरी से रिलेटेड। ठीक है, जैसा कि है कि आप सभी जानते हैं एक ह्यूमन भी होता है तो उसके दिमाग में बहुत सा डेटा स्टोर रहता है ना। आप जानेंगे किसी पर्सन से आज मिले आप, है ना, तो आप अपना उससे मिल रहे हैं, उस सीन को या उसके नेम को हमेशा स्टोर करके रखते हैं। और भी बहुत सी मेमोरीज हमारे माइंड में रहती है, आपने अगर देखी हो तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंप्यूटर में भी जो भी आपका डेटा रहता है ना, वो आपका मेमोरी में स्टोर होता है ना। कि आपको मान लीजिए आज आपने कोई फाइल सेव करी कंप्यूटर सिस्टम में, है ना, तो कुछ समय बाद अगर आप देखते हैं तो आपको उसी मेमोरी से क्या कर सकते हैं, अपना डेटा वापस रिट्रीव करने का मौका मिल जाता है ना। तो क्या होता है कि आप जो भी वर्क भी कर रहे हैं वो भी मेमोरी के थ्रू ही पॉसिबल हो रहा है। अगर कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी नहीं है तो आप प्रॉपर उस वे में वर्क नहीं कर पाएंगे जिस वे में आपको करना होता है। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी का टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा कंप्यूटर मेमोरी क्या है, एक मानव मस्तिष्क के समान है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। कंप्यूटर मेमोरी डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है ना, जैसे हमारा माइंड स्टोर करता है, वैसे कंप्यूटर की मेमोरी भी क्या करती है, डेटा को और इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है। कंप्यूटर मेमोरी एक भंडारण स्टोरेज स्पेस है जहाँ पर डेटा और इन्फॉर्मेशन रखा जाता है और उससे क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। मेमोरी 3 टाइप्स की बताई जा रही है यहाँ पे, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरीज। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं और ये होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। देखिए जो यहाँ पे डायग्राम बताया जा रहा है ना, क्या बताया जा रहा है कि आपका जो CPU है वो तब तक वर्क नहीं करता जब तक कि उसके पास मेमोरी नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है वो कैसे वर्क करता है, मैंने प्रीवियस की क्लासेस में आपको बताया भी होगा। आप क्या करते हैं, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, आपकी जो मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम में, वो मेमोरी क्या करती है, जो भी आपने इनपुट करा होता है उस डेटा को स्टोर करती है। ठीक है, स्टोर करने के बाद जो भी इसकी प्रोसेसिंग डिवाइस है, जैसा कि अपना CPU से हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं ना, प्रोसेसर में जाके वो उसको प्रोसेस करने के लिए सेंड करती है। फिर प्रोसेसर क्या करेगा, इसे वापस मेमोरी में लोड करेगा प्रोसेस करने के बाद, और फिर आपको आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू शो हो जाएगा, है ना। सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम डेटा एंटर करते हैं, मेमोरी में डेटा स्टोर होता है हमारे डिवाइसेस में, कंप्यूटर में, फिर प्रोसेसर उसे प्रोसेस करता है डेटा को, देन फिर क्या होता है, प्रोसेसर प्रोसेस्ड डेटा को क्या करता है, मेमोरी में स्टोर करता है और फिर मेमोरी से आपको आउटपुट डिवाइसेस में शो करवा देता है। ठीक है, सिंपल कहा गया, इसे लिख लीजिए, आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरह से कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम भी बताया जा रहा है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज बताया जा रहा है कि हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर के अंदर, CPUs में कैश होती है ना, रैम होती हैं, प्राइमरी मेमोरीज कहलाती है, जैसे कि आपकी रैम है ना, हार्ड डिस्क आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आ जाती है। और इसी तरह कुछ और भी आपकी हार्ड डिस्क कुछ और भी आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज होती है, जैसे CD हो गई, USB थंब ड्राइव हो गई, टेप ड्राइव हो गई, ये सब किस में आ जाती है, आपके एक्सटर्नल स्टोरेज या सेकेंडरी स्टोरेज के अंडर में आ जाती है। सिंपल है। ठीक है, वैसे तो कैश मेमोरी से भी पहले एक रजिस्टर्स होते हैं, बट रजिस्टर्स का इनमें नहीं दिया गया है। तो रजिस्टर्स भी आपकी मेमोरी को स्टोर करने के लिए बहुत ही कम साइज़ के आपको मिलते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में। तो चलिए देखते हैं कैश मेमोरी क्या होती है। कैश मेमोरी क्या होती है, हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं इसे, जो कि आपकी CPU और जो आपकी मेन मेमोरी है उनकी गति को, स्पीड को क्या कर देती है, बढ़ा देती है ना। कई बार आपने देखा हो कैश इज स्टोर्ड, कैश इज फिल, है ना, कैश बहुत ही कम साइज का होता है,
मान लीजिए 250 MB तक की साइज़ का आपका कैश डेटा स्टोर होता है। जैसे कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं ना, कुछ आपने कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती है या कुछ ऐसे वेबसाइट होती है जिन पे हम फ्रिक्वेंटली वर्क करते हैं, बार बार विजिट करते हैं, तो कैश मेमोरी क्या करती है, उस डेटा को स्टोर कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल आपने गूगल पे सर्च करा राजस्थान यूनिवर्सिटी का, है ना, आज कर लिया आपने, कल भी कर लिया, तो क्या करा, कैश में आपका वो डेटा स्टोर हो गया। और जब भी आप केवल आर लिखेंगे तो ये आपको नीचे हाईलाइट करके दिखा देगा कि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी पर टिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी कैश मेमोरी, जो कि टेम्परेरी डेटा स्टोर करके रखती है। साइज इसकी बहुत कम होती है, बट इसकी जो स्पीड होती है डेटा आपको शो करवाने की, वो सबसे ज़्यादा फास्ट होती है आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में। ठीक है, सीपीयू द्वारा बार बार, जैसे कि भी मैंने बताया, जिन जिन फंक्शन, जिन जिन एप्लीकेशंस का जिन जिन ऑप्शन का हम बार बार यूज़ करते हैं, उसे ये फ्रिक्वेंटली आपको शो करवाने के लिए यूज़ में ली जाती है। और क्या बता रहा है, कैश मेमोरी देखिए मेन मेमोरी की तुलना में कम समय लेती है, यानी इसका जो एक्सेस टाइम होता है वो तो बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए रखती है, और जो इसकी स्टोरेज का ड्यूरेशन छोटी अवधि के लिए, यानी कम समय के लिए, ये आपका क्या करती है, डेटा स्टोर करके यहाँ पे रखती है। बहुत ही अच्छी स्पीड होती है। साइज इसकी हाँ आपकी प्राइमरी मेमोरी से कम होती है, बट जो इसकी स्पीड और एक्सेस और जिसका वर्किंग है वो बाकियों की तुलना में काफ़ी अच्छा होता है। कैश मेमोरी की कुछ सीमाएं भी बताई जा रही हैं। कैश मेमोरी सीमित क्षमता की होती है, जैसे मैंने बताया 250 MB की होगी, तो बहुत कम साइज़ की होगी ना, तो इसकी जो स्टोरेज की लिमिट होती है ना, वो बहुत कम होती है। और यह बहुत महंगी एक्सपेंसिव होती है। कई बार इसके जो एक्सपेंसिव चार्जेस हो जाते हैं वो काफ़ी महंगे आपके हो जाते हैं ना, इसको मेंटेन करना। फिर आता है आपका प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी फर्स्ट आ गई है आपकी, जिसकी स्टोरेज थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट आता है आपकी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जिसे कि आप अपनी इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, ये वही होती है। प्राइमरी मेमोरी जैसे कि आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं ना, तो वर्क करते टाइम आपका डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है, तो वो किस पर होता है, आपकी प्राइमरी मेमोरी या जो भी आपकी इंटरनल मेमोरी होती है उन पर होता है, जैसे कि आपकी रैम एंड रोम। ठीक है, सिंपल है। पावर ऑन रहेगा तब तक तो रैम पर डेटा स्टोर रहेगा, और जैसे पावर कट होएगा आपका डेटा क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है ना। रैम में, रोम में ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो हम अभी बात कर लेते हैं प्राइमरी मेमोरी केवल उन डेटा निर्देश इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है जो कि वर्तमान कंप्यूटर, यानी आपका कंप्यूटर अभी चल रहा है ना, तो क्या करेगा, ये आपका डेटा को स्टोर करके वहाँ पे रख लेगी। ठीक है, डेटा को स्टोर कर लेगी। बट अगर आप इसमें लाइट ऑफ करते हैं, तो जैसे ही लाइट ऑफ करते हैं आपका डेटा आपको शो नहीं होता है ना, लॉस्ट हो जाता है अगर आप उसे सेव नहीं करते हैं तो। आमतौर पर मेमोरी सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनी होती है। इसका मतलब होता है सिलिकॉन एंड ट्रांजिस्टर से मिलकर ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। जो आपकी रैम होती है, ये रैम होती है, रोम होती है, ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती है, जो कि किससे बनी होती है, आपकी सिलिकॉन और ट्रांजिस्टर से बनी हुई होती है। रैम एंड रोम आपकी मेन मेमोरी, आपकी प्राइमरी मेमोरी के सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल है। RSCIT के एग्जाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रैम एंड रोम की फुल फॉर्म तो पूछी जा सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये नोट करना ही पड़ेगा। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम यानी रीड ऑनली मेमोरी। इनके नाम से भी देखिए, अगर आप चाहें तो पता कर सकते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी जब तक आप इस पर काम कर रहे होंगे तब तक आप इस मेमोरी का यूज़ कर सकते हैं, इस मेमोरी पर रखे गए डेटा का एक्सेस कर सकते हैं। रोम आप काम करने के बाद अगर इसमें सेव कर देते हो तो आप बाद में भी इनका डेटा यूज़ कर सकते हैं, इन पर इनका डेटा रिमूव नहीं होता है पावर कट होने पर भी। ठीक है, बट इनके डेटा को आप चेंज नहीं कर सकते हैं ना। रैम पे तो आप डेटा लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, बट रोम पर आपका जो डेटा होता है उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते, उन्हें लिख नहीं सकते। ठीक है, रैम वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है, यानी परिवर्तनशील मेमोरी होती है रैम, यानी इसमें रखा गया डेटा जैसे पावर कट होने पर चेंज हो जाता है, कुछ और डेटा होता है तो वो चेंज हो जाता है ना। रैम परिवर्तनशील होती है, वॉलेटाइल होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मेमोरी आपकी वॉलेटाइल होती है और कौन सी मेमोरी आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है। तो रैम आपकी वॉलेटाइल होगी और रोम आपकी नॉन वॉलेटाइल होगी, यानी उस पर रखा गया डेटा रिमूव नहीं होता है। फ्लैश मेमोरी, रोम, ईपी रोम आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के एग्जाम्पल है। फ्लैश मेमोरी भी आपकी इसमें ही आती है नॉन वॉलेटाइल में, रोम भी और ईपी रोम भी आपकी इसमें ही आती है। फ्लैश मेमोरी नॉर्मली आपके कैमराज होते हैं ना, उनमें आपकी फ्लैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। ये आपकी रोम में आती है, यानी इन पर रखा गया डेटा केवल रीड किया जा सकता है, कुछ इस पर राइट नहीं किया जा सकता। डेटा और निर्देशों की प्रोसेस करने के लिए आवश्यक है मुख्य मेमोरी में रहते हैं ना। जो भी आपके डेटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो भी आवश्यक इंस्ट्रक्शन होते हैं वो किस में रहते हैं, आपके
मेन मेमोरी में ही रहता है, आपके रैम एंड रोम में ही रहते हैं। मेन मेमोरी की विशेषता है, यह कंप्यूटर के काम करने वाली मेमोरी होती है, इसे वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। यानी जब भी आप कोई वर्क कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे, है ना, तो वो किस पे अकॉर्डिंग होता है, रैम के अकॉर्डिंग ही होता है। इसकी स्पीड मेन मेमोरी से भी, मुख्य मेमोरी से भी तेज होती है ना। जो इसकी स्पीड होती है, यहाँ पे इस लाइन में कुछ मिस्टेक है ना, इसकी स्पीड सेकेंडरी मेमोरी से काफ़ी अच्छी होती है। हाँ, कैश मेमोरी से कम होती है, बट इसकी सेकेंडरी मेमोरी से काफ़ी अच्छी स्पीड होती है। यह कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बिना नहीं चल सकता। यह कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बिना, है ना, आपका जो भी रोम है या ये है, जो भी डेटा है, वो प्राइमरी मेमोरी के बिना आपका एक कंप्यूटर आपका प्राइमरी मेमोरी के बिना नहीं चल सकता। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया है, आप वर्क करते हैं तो वो डेटा आपके रैम पर ही रहता है। अगर रैम ही नहीं होगी आपके कंप्यूटर सिस्टम में, तो करंट में जो आप वर्क कर रहे हैं, एट प्रेजेंट जो वर्क करते हैं, जिस टाइम पे आप वर्क करते हैं, वो डेटा कहाँ पे जाके आपको स्टोर होकर शो होगा, है ना। तो रैम का डेटा तब तक रहता है जब आप इस पर वर्क करते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर के पढ़ने, राइट करने, रीड एंड राइट कंप्यूटर की मेमोरी कहा जाता है। इसमें यूजर्स की रीडिंग की इंफॉर्मेशन के लिए राइट भी कर सकते हैं ना, यानी आप इसके डेटा को लिख भी सकते हैं, इसमें चेंज भी कर सकते हैं, और ये आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। और इसमें जो मेमोरी सेल्स होते हैं उनको सीधा एक्सेस करके हम उसे, हमारी मेमोरी सेल एड्रेस का पता हो। देखिए, जो भी आप रैम पे डेटा लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपने किसी फोल्डर में सेव कर दिया अपना फाइल, है ना, तो अगर आपको उसका एड्रेस पता है तो आप डायरेक्ट उस सेल एड्रेस के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, मेमोरी तक पहुँच सकते हैं, जो भी आपने डेटा इसमें एंटर करा है। स्टोरेज सेल जो कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर से मिलकर बने होते हैं कि अंदर डेटा को स्टोर रख सकते हैं, है ना। स्टोरेज सेल में बहुत सारे आप होते हैं रैम्स में ही, उनमें आप क्या करते हैं, बहुत सारा डेटा अपने स्टोर करके रख सकते हैं। रैम्स के 2 पार्ट्स हैं यहाँ पे, डी रैम और एस रैम। डी रैम कहलाती है आपकी डायनामिक रैम और एस रैम कहलाती है आपकी स्टैटिक रैम। ठीक है, डी रैम से एस रैम इस प्रकार से अलग है कि समय समय पर रिफ्रेश होती रहती है ना। डायनामिक रैम क्या होती है, हर बार रिफ्रेश होती रहती है, और स्टैटिक रैम आपकी फिक्स रहती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आप किसी ऑनलाइन कुछ भी फिल कर रहे होते हैं ना, ऑनलाइन पेमेंट ही कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको कहा जाता है कि रिफ़्रेश ना करे, है ना। और अगर कुछ देर आप कोई पोर्टल है किसी को रन कर देते हैं, तो कुछ देर बाद जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती, फिर आपको रिफ़्रेश करना पड़ता है ना। तो वो कौन सी मेमोरी होती है, आपकी डायनामिक मेमोरी। और एस रैम, जहाँ पे आपकी मेमोरी फिक्स रहती है, वहाँ पे आपको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यही है इनका डिफरेंस कि डायनेमिक रैम आपकी रिफ्रेश होती रहती है, जबकि एस रैम आपकी फिक्स रहती है, इस पर रखा गया डेटा चेंज नहीं होता और ना ही उसे रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। रैम की कुछ यहाँ पे टाइप्स दिए गए हैं, EDO, SD रैम, DDR, SD रैम, डबल डेटा रेट SD रैम, है ना। तो ये भी आपके रैम्स के टाइप हैं। अभी हम रैम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो EDO रैम्स में किसी भी मेमोरी स्थान तक पहुँचा जा सकता है ना। ये आपके जो भी आपकी मेमोरी में आपने डेटा स्टोर करा होगा, तो इस रैम के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट उस तक पहुंचे जा सकते हैं। ये 256 इन्फॉर्मेशन बाइट्स लैचेस में स्टोर करते हैं, है ना। 256 में आप अपने फाइल का नेम लिख सकते हैं और उस तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। SD रैम होता है सिंक्रोनोम्स डी रैम्स। तो ये रैम चिप्स उसी क्लॉक रेट का यूज़ करती है जो कि CPU करता है ना। उसी क्लॉक रेट में जो CPU में टाइम चल रहा होता है उसी अकॉर्डिंग डेटा आपका स्टोर करके रखते हैं। डबल डेटा रैम, यह रैम डेटा का ट्रांसमिशन घड़ी के दोनों किनारों ऑन बोथ एजेस ऑफ क्लॉक पर करता है ना। यानी आपके जो भी दोनों प्लेटफॉर्म्स होंगे ना घड़ी के, क्लॉक के, उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा का ट्रांसफ़र और स्टोर करने का काम करता है। अब बात करते हैं हम रीड ऑनली मेमोरी की, यानी रोम की बात करते हैं। यह नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, यानी इस पर रखा गया डेटा आपका चेंज नहीं होता है। एक बार जो भी रोम पे डेटा लिख दिया जाता है वो बाद में चेंज नहीं किया जा सकता है। अगर पावर कट भी होता है तब भी इसका डेटा इसमें स्टोर रहता है, या इन्फॉर्मेशन को परमानेंट स्टोरेज के लिए प्रयोग में करता है, यानी फिक्स इसमें रहता है। हमें परमानेंट आप इसकी इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं। रोम पर स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसमें परिवर्तन में, जैसा कि मैंने अभी बताया है, वह हमेशा के लिए क्या हो जाता है, इस पर रखा गया डेटा फिक्स्ड हो जाता है। अब रोम के भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि आपके पी रोम हो गया, EP रोम हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया ना। पी रोम की फुल फॉर्म और EP रोम की फुल फॉर्म तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। रोम की और रैम की थी पहले। पी रोम की फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, यानी ये क्या करता है, इस पर जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं
वो फिक्स स्टोर हो जाते हैं, इन पर कभी भी चेंजेस नहीं किया जा सकता है ना। जो भी कंटेंट यूज़र के लिए लिखा जाता है उनको चेंजेस नहीं किया जा सकता, केवल इसमें जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उन्हें केवल आप देख सकते हैं ना, बट उनमें चेंजेस नहीं कर सकते। जबकि ईपी रोम में क्या होता है, ईपी रोम पर संग्रहित इन्फॉर्मेशन को 15 मिनट के लिए यूवी किरणों के अल्ट्रा वायलेट रेज के सामने उजागर करके मिटाया जा सकता है। ठीक है, ईपी रोम्स होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, जिसमें कि क्या होता है, डेटा को 15 मिनट्स में, अगर आप उस चिप को, बायोस चिप को 15 मिनट्स में अगर बाहर निकालते हैं, कंप्यूटर सीपीयू कैबिनेट से बाहर निकाल कर रखते हैं, तो उस पर जो भी डेटा लिखा होता है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे बायोस का जो डेटा होता है, चिप होती है, उसको अगर आप थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल लेंगे 15 मिनट्स के लिए, तो उस पर जो डेटा लिखा होगा वो आपका इरेज हो जाएगा। यानी रोम के एक ऐसा पार्ट भी है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, उस पर लिखे गए डेटा को इरेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपकी फ्लैश मेमोरी। यह मेमोरी एक विद्युतीय प्रभाव द्वारा मिटाने और प्रोग्राम करने योग्य स्थायी प्रकार की मेमोरी है ना, फिक्स मेमोरी है ये। और यह मेमोरी एक ट्रांजिस्टर मेमोरी का उपयोग करती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह सबसे उच्च पैकिंग घनत्व, कम बिजली खपत, कम लागत और उच्च विश्वसनीयता वाली मेमोरी है। इसका प्रयोग नॉर्मली हम डिजिटल कैमरा हो गया, MP3 प्लेयर हो गया, इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके रोम के पार्ट्स, यानी जो भी आपकी रीड ऑनली मेमोरी होती है उसके पार्ट्स हो गए। अब बात करते हैं हमारी सेकेंडरी मेमोरीज की। अभी तक हमने बात करी हमारे फ्लैश मेमोरीज की, बात करी प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी जिन्हें कहते हैं उनकी बात करी। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी, या फिर जो आपकी एक्सटर्नल मेमोरी भी कहलाती है ना, वो होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। जैसे कि अभी तो कंप्यूटर डिवाइस के अंदर में कैबिनेट के अंदर में जो भी आपकी मेमोरी थी वो थी। अब है हमारी एक्सटर्नल में, जैसे कि आपके मेमोरी कार्ड हो गया, CD DVD हो गया है ना, हार्ड डिस्क हो गया, ये सब क्या कहलाती है, आपकी एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइस कहलाती है ना। तो अब हम उनकी बात कर लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के रूप में भी जाना जा सकता है। यह मुख्य मेमोरी की तुलना में धीमी होती है। हाँ, नॉर्मली जानते हैं कि सबसे ज़्यादा स्पीड हमारी कैश की होती है, फिर प्राइमरी मेमोरी की, और तब जाके आपकी सेकेंडरी मेमोरी की क्या होती है, स्पीड धीरे होती है। क्योंकि अंडरस्टूड है, जब ये एक्सटर्नल है तो हो सकता है सबसे पहले हमें इन्हें लगाना पड़ेगा, फिर इनका डेटा ट्रांसफ़र या जो डेटा एक्सेस करने की स्पीड आप समझ सकते हैं कि काफ़ी आपकी प्राइमरी मेमोरी और कैश की मेमोरी की तुलना में काफ़ी कम होती है। ठीक है, इसका प्रयोग स्थायी रूप से इंफॉर्मेशन और स्टोरेज के लिए किया जाता है। सीपीयू सीधे इन मेमोरी का यूज़ नहीं करता है, बल्कि वह इनपुट आउटपुट रूटीन्स द्वारा मेमोरी को एक्सेस करता है ना। सीपीयू डायरेक्ट इनका यूज़ नहीं करता, केवल इनपुट आउटपुट रूटीन्स द्वारा मेमोरी को एक्सेस करता है। सेकेंडरी के कंटेंट पहले मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित होते हैं और उसके बाद सीपीयू का इसका उपयोग करता है। जो भी सेकेंडरी मेमोरी हो गया, जैसे पेन ड्राइव हो गया या आपका CD DVD हो गया, तो सबसे पहले उसका डेटा जो होगा वो आपके कहाँ होगा, आपकी मेन मेमोरी यानी आपकी रैम रोम में ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद ही सीपीयू इसमें रखे गए डेटा का यूज़ कर सकता है ना। CD आप लगाएंगे तब CD का जो भी डेटा होगा आपके प्रोसेसर तक जाएगा, उसके बाद ही आपके CD लगाएंगे, उसके बाद डेटा आपका मेमोरी में जाएगा, मेमोरी में जाने के बाद ही सीपीयू तक पहुंचेगा, और तब जाके आप उस पर कोई भी डेटा चेंजेस कर सकते हैं। तो ये होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। अब बात करते हैं हमारी सेकेंडरी मेमोरी की कुछ विशेषताएं, जैसे ये ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मेमोरी होती हैं। जैसे ये आपकी CD DVDs होती थी, ये आपकी ऑप्टिकल मेमोरी स्टोरेज कहलाती है ना। पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा परमानेंट रहता है, सभी को पता है। अगर पेन ड्राइव में डेटा रहेगा तो पावर का तो कहीं लिंक ही नहीं रहेगा। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में स्लो होती है। प्राइमरी मेमोरी की जैसा हम जानते हैं काफ़ी अच्छी एक्सेस स्पीड होती है, तो उसकी तुलना में ये काफ़ी स्लो होती है। बड़े और भारी भरकम डेटा कम लागत में संग्रहित किए जा सकते हैं। लार्ज अमाउंट के डेटा आप कम कॉस्ट में भी संग्रहित कर सकते हैं। जैसे कि पेन ड्राइव आपका 8 GB 16 GB 32 GB का स्टोर किया जाता है ना, तो वही है कि लार्ज अमाउंट का डेटा आप अपने जैसे कि हार्ड डिस्क में स्टोर करके हमेशा के लिए रख सकते हैं। अब हार्ड डिस्क की बात कर लेते हैं। जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज में देखिए डायग्राम दे रखा है पहले यहाँ पे। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस सिक्वेंशियल डिवाइसेस, जैसे कि आपकी टेप होती थी वो आपके डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस, मैग्नेटिक डिस्क हो गए, ऑप्टिकल डिस्क हो गई, मेमोरी स्टोरेज हो गई, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD DVD RD, फ्लैश मेमोरी, मेमोरी कार्ड, जिप डिस्क, ये सब किस में आ जाता है आपके डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस, जो कि आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनके अंडर में आपके आ जाते हैं। अब बात करते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमारी एक्सटर्नल डिवाइसेस है, ठीक है। यह एक डेटा भंडारण डिवाइस है जिसका यूज़ करके हम डेटा स्टोर कर सकते हैं और डिजिटल इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए इसका यूज़ करते हैं ना। ये आपके कंप्यूटर की सिस्टम्स में
कैबिनेट्स में और इन सब में आपके हार्ड डिस्क में ही डेटा हम क्या करते हैं, हमेशा स्टोर करके रखते हैं। और इससे एक या एक से अधिक तेजी से घूमती हुई डिस्क फ्लोटिंग जो कि मैग्नेटिक से कोटेड होती है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। प्लेटर्स की सतह पर जानकारी इन्फॉर्मेशन को लिखने और रीड करने के लिए प्लेटर्स की मैग्नेटिक हैंड्स के साथ उनको रखा जाता है ना। ये जो भी डिवाइस आपको दिख रही है, इनमें कुछ प्लेटर्स होते हैं, कुछ आपके मैग्नेटिक कोटेड होती है, ताकि आपका जैसे जैसे मूव करता है वैसे वैसे डेटा क्या होता है, इस पर आपका राइट कर सकते हैं। और धीरे धीरे ये क्या होता है, आप अपना डेटा इस पर हमेशा स्टोर करके रख सकते हैं। डेटा रैंडम एक्सेस ढंग से प्राप्त किया जा सकता है ना, रैंडम यानी एक के बाद एक, या फिर आप किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से डेटा क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं ना। डेटा को किसी क्रम में एक्सेस किया जा सकता है ना, किसी भी क्रम में आप किसी भी फाइल को कैसे भी उठा सकते हैं, कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं उसका। वही पावर कट होने पर भी एसडीडी अपने डेटा को क्या रखती है, बरकरार रखती है। हार्ड डिस्क से क्या रखती है, अपने डेटा को हमेशा स्टोर करके रखती है। पावर चला जाए तब भी ये स्टोर करके रखती है। एसडीडी की प्रमुख विशेषता है इसकी कैपेसिटी और परफॉर्मेंस। इसकी जो सबसे ज़्यादा विशेषता है वो इसकी कैपेसिटी और परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी रहती है। 1 टेराबाइट डिस्क ड्राइव 1000 गीगाबाइट की तरह होती है, जहाँ 1 GB बराबर 1 बाइट्स बिलियन बाइट्स को क्षमता होती है। डिस्क ड्राइव की परफॉर्मेंस कितने समय में कितना डेटा रिट्रीव किया गया है, इसके अनुसार मापा जाती है। जैसे कि डेटा रेट, कितने समय में कितना आपकी स्पीड में डेटा देती है, डेटा आपको शो करवाती है, वो आपकी डेटा रेट्स कहलाती है। ठीक है। मैं एक अभी यहाँ पे मेमोरी का नहीं बनाया गया है, मेमोरी का मैं एक छोटा सा वीडियो बना के आपको बाद में प्रोवाइड करवाऊंगी। यहाँ पे मेमोरी का भी नहीं लिखा है कि कितने बिट से मिलकर 1 बाइट बनती है और कितने बाइट से एक MB बनता है, KB बनता है, GB बनता है ना, तो वो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करवा दूँगी। नेक्स्ट आती है हमारी ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क जैसे कि हमारी सर्कुलर शेप्ड प्लेटर्स के आकार की होती है, या अलग अलग आकार और भंडारण की होती है। जैसे कि हमारी ऑप्टिकल डिस्क में कौन आ जाती है, CD, DVD है ना, ये सभी क्या कहलाती है, हमारी ऑप्टिकल डिस्क कहलाती है। ब्लू रे डिस्क। अब देखिए यहाँ पे जो आपको ये दिखाया जा रहा है, ये स्टोरेज कैपेसिटी बताया जा रहा है कि CDR यानी CD रिकॉर्डेबल का मतलब आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। CDRW यानी आप इसमें रीराइट कर सकते हैं जो भी डेटा लिखा गया था। और इनकी साइज़ यहाँ पे बता रहा है। पहले आपने देखा होगा CD पर आपका केवल सॉन्ग्स आते थे, DVD में आप काफ़ी मूवीज़ ले लेते थे ना, तो ये कैपेसिटी यहाँ पे बता रहा है 650 से 700 MB। इसी तरह DVD रोम आपकी 4.7 GB की होती है ना, जिसमें ना तो रिकॉर्ड किया जा सकता है ना रीराइट किया जा सकता है। DVD-R आपकी 4.7 GB की होती है, जिसमें कि आप R है यानी रिकॉर्डेबल है, यानी इस पर डेटा आप रिकॉर्ड कर सकते हैं वापस। DVD-RW यानी इस पर डेटा रीराइट भी कर सकते हैं, वापस चेंज भी कर सकते हैं, और इसकी ये साइज़ होती है। इसी तरह आपकी DVD-RDL होती है 8.5 GB की, जिसमें कि आप री रिकॉर्ड वापस कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है, और इन पर री रिकॉर्ड के आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। अब आता है रोम डिस्क, है ना, वॉर्म डिस्क, CD रिकॉर्डेबल डिस्क जिसे भी कहते हैं ना। वॉर्म का मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि WORM वॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट वंस रीड मैनी। या कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल या CDR से कहते हैं। ठीक है, CDR भी कहते हैं या कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल भी कहते हैं। CD रिकॉर्डिंग ड्राइव के माध्यम से वॉर्म डिस्क CDR डिस्क में एक बार ही डेटा को क्या करके रखता है, स्टोर कर सकते हैं। इन डिस्क में डेटा को पढ़ने के लिए लेज़र बीम्स तथा डिस्क की सतह पर सरफेस पर पिचेस बनाकर लिखा जाता है ना, पिच बनाकर उनका डेटा क्या किया जाता है, इसमें राइट किया जा सकता है। अब कॉम्पैक्ट डिस्क की बात कर लें, ये वॉर्म डिस्क के समान है, लेकिन आप इसमें सूचनाएं कई बार मिटा भी सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, है ना, CDRW में। यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट हम DVD कि यह एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जो कि CD जैसी दिखती है, लेकिन इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो आपकी CD से ज़्यादा होती है। इसमें आप फिल्म्स, ऑडियोज स्टोरेज काफ़ी अपना अच्छा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। फिर बात करते हैं हम ब्लू रे डिस्क की। यह अभी नहीं भविष्य में मौजूदा DVD की जगह क्या कर लेगी, रिप्लेस कर ली जाएगी। बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इसमें हाई स्टोरेज आपको मिलती है, लगभग 50 GB से 500 GB तक का डेटा क्या कर सकते हैं, आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेन ड्राइव। पेन ड्राइव भी आप जानते हैं स्टोरेज के लिए हम यूज़ में लेते हैं। यह एक छोटा सा पोर्टेबल डिवाइस है जो यूएसबी पोर्ट के माध्यम से, यूएसबी पोर्ट आप जानते होंगे जैसा कि आपके मोबाइल चार्जर्स में आजकल लगा रहता है ना, वो पोर्ट आपका यूएसबी पोर्ट होता है, जिससे बहुत ही अच्छी स्पीड पे डेटा क्या किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यहाँ तक कि जब ये कंप्यूटर से जुड़ा नहीं होता तब भी डेटा को स्टोर करके रख सकता है। स्मार्ट मीडिया कार्ड जैसे आपके पेन कैमरेज में लगता है ना, पोर्टेबल क्रेडिट कार्ड की तरह होते हैं आपके डिजिटल कैमरेज में आप जिस तरीके की मेमोरी लगाते हैं, वो भी क्या करती है, एक्सटर्नल डेटा स्टोर करके रखती है, तो वो आपके स्मार्ट मीडिया कार्ड के अंडर में आ जाती है। सिक्योर डिजिटल कार्ड, एसडी कार्ड भी जिन्हें हम बोलते हैं, यह नॉर्मली सेकंड जनरेशन मल्टीमीडिया कार्ड है जिसमें कि डेटा लॉक रहता था, प्रोटेक्ट करने की क्षमता होती थी, है ना। इनमें भी दो टाइप के होते हैं, एक तो मिनी एसडी कार्ड और एक आपका माइक्रो एसडी कार्ड। मिनी एसडी कार्ड या स्मार्टफोन में डेटा स्टोरेज की आवश्यकता को पूरा करती है, और माइक्रो एसडी कार्ड या मिनी एसडी मेमोरी कार्ड से छोटा होता है, तो इसकी सभी विशेषताएं उसमें भी उपलब्ध होती हैं। ठीक है, ये मिनी से थोड़ा वो छोटा माइक्रो आपका स्टोर करने के लिए डेटा आपको मिल जाता है एसडी कार्ड में। मेमोरी कार्ड्स को ये नॉर्मली एसडी कार्ड्स के रूप में ही जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इनको आपको ध्यान में देना होगा, तभी आप अपना RSCIT के एग्जाम्स अच्छे से कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है विंडोज़ 10 में कंप्यूटर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की जांच करना, है ना। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज़ 10 में कौन सा प्रोसेसर है, कितनी रैम है, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आपका वर्क कर रहा है ना, तो उन सब के लिए आप किस तरह से देख सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। आप अपने कंप्यूटर की बेसिक सिस्टम इन्फॉर्मेशन देखने के लिए सेटिंग्स में अबाउट में जाएंगे ना विंडोज़ 10 में, तो यहाँ पे बिल्ट इन आपको ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें जाके आप क्या कर सकते हैं, अपनी सारी सिस्टम की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि कहाँ पे जाए, सेटिंग पेज में जाके आपको पूरी आपकी डिटेल्स मिल जाएगी, आपका कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा सिस्टम टाइप है, कितनी रैम है ना। और सेकंड, सिस्टम सूचना का यूजिंग सिस्टम इन्फॉर्मेशन, आप सिस्टम की इन्फॉर्मेशन के साथ किस तरह से अपने प्रोसेसर की डिटेल्स देख सकते हैं, सिस्टम की जो डिटेल्स होती है ना उसमें। तो उस दूसरा मेथड बता रहा है आपको सिस्टम इन्फॉर्मेशन सबसे अच्छा टूल्स में से एक है जिसका उपयोग कंप्यूटर की संपूर्ण प्रणाली को देखने के लिए किया जा सकता है। सिस्टम इन्फॉर्मेशन खोलने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको स्टार्ट मेन्यू पे जाना होगा, वहाँ पे लिखना होगा MS Info 32 या सिस्टम इन्फॉर्मेशन और एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे तो देखिए इस तरीके का विंडो आ जाएगा जो कि क्या करेगा, आपको सारी डिटेल बताएगा कि आपका कंप्यूटर में कितना प्रोसेसर है, कौन सा बायोस मोड है ना, कितनी रैम है, CD DVD की क्या साइज़ है, क्या टाइम जोन है, ये सारी डिटेल्स आपको आपके कंप्यूटर सिस्टम की यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, फिर क्या बता रहा है, ये बता रहा है सिस्टम इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के रूप में स्टोर की जाती है जब तक कि हार्डवेयर कार्य करना बंद न कर दे, तब तक कि जान सके कंप्यूटर के अंदर क्या है ना, कंप्यूटर के अंदर क्या है उनको देखने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एक रिपोर्ट बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। अगर आप कोई रिपोर्ट जनरेट करवाना चाहते हैं ना, तो ये इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। सिस्टम इन्फॉर्मेशन खोलें, यहाँ पे जो आपको जानकारी चाहिए वहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए यदि सिस्टम समरी का चयन करते हैं तो आप जानकारी के हर हिस्से को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहीं और सेंड कर सकते हैं किसी भी डिवाइस पे, कैसे भी, है ना। हालांकि यदि केवल कंप्यूटर के ग्राफिक कार्ड का निर्यात करना चाहते हैं तो आप केवल डिस्प्ले का चयन कर सकते हैं। फाइल पर क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट क्लिक करेंगे, फाइल को सेव करने के साथ ही लोकेशन को ब्राउज करेंगे और फिर डिस्क्रिप्शन नेम देंगे और कार्य करके सेव कर देंगे। तो जो भी आपकी डिटेल्स होगी आपके कंप्यूटर सिस्टम की इन्फॉर्मेशन की, वो जहाँ पे भी आपने एक्सपोर्ट करी हुई किसी पर्टिकुलर फाइल में, वो वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी। एक्सपोर्ट यानी आपने जो भी डिटेल्स देखी अभी प्रीवियस पेज पे, ठीक है, ये जो भी डिटेल्स देखिए आप इनको एक्सपोर्ट करवाना चाहते हैं किसी और प्लेटफॉर्म पे टेक्स्ट फाइल में, ताकि आप उनका अगर कोई आपसे मांग रहा है आपकी ये डिटेल्स आप उसे दे सकें, है ना। तो इस तरह से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब आता है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कैसे आप अपने सिस्टम की इन्फॉर्मेशन ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद आप उसमें लिख देंगे सिस्टम इन्फो, है ना। सिस्टम इन कमांड प्रॉम्प्ट पर राइट क्लिक करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में रन करेंगे, सिस्टम इन्फो टाइप करेंगे, सिस्टम इन्फो टाइप करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो आपको देखिए कमांड बॉक्स में आपके कंप्यूटर की डिटेल इस तरह से शो हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोनों मेथड से अपने कंप्यूटर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि कहाँ कहाँ कौन सी डिटेल्स हैं। ठीक है, तो यहीं पे आपका सेकंड नंबर का चैप्टर क्या होता है आज कंप्लीट होता है। आई होप आपने ध्यान से अच्छे से पढ़ा होगा और आपको सभी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम कर लेते हैं इस चैप्टर के हमारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला बता रहा है डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर मैंने आपको करवाई दिया, मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर या मैनुअल प्रिंटर। तो इनमें से आपका आंसर हो जाएगा बी, इम्पैक्ट प्रिंटर।
सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? जैसे आज की क्लास में मैंने आपसे करवाया है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डायनेमिक मेमोरी। थर्ड क्वेश्चन, रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का यूज़ किया जाता है? तो सब सॉरी, इसमें आपका आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी, है ना। सबसे ज़्यादा रैम से डेटा को स्टोर एक्सेस करने के लिए हम कैश मेमोरी का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है और ये बहुत ही ज़्यादा आपका जो भी डेटा होता है स्टोर करके जल्दी से रख लेती है उस पर, है ना। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज और पेंसिल द्वारा लिखी गई जानकारी को पढ़ता है, ये आपके इनपुट डिवाइसेस में आ जाएगा। इसका आंसर आप जानते ही होंगे, OMR होता है, जो कि कागज़ पर जो भी जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप फिल करते हैं ना OMR शीट, उसके डेटा को रीड कौन करता है? आपका OMR डिवाइस। निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर वॉलेटाइल प्रकृति की है? तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप देखेंगे कि बाकी सभी रो में बस केवल एक ही रैम है। तो वैसे तो आपको पता होना चाहिए वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, बट अगर आइडिया भी लगाना हो तो आप इस तरह से लगा सकते हैं कि रैम आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का यूज़ करता है? तो टोनर का यूज़ आपका कौन सा प्रिंटर करता है आपको पता होना चाहिए। लेज़र प्रिंटर आपका टोनर का यूज़ करता है। आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? ये सभी इसके क्या हो जाएंगे? आंसर्स हो जाएंगे। CPU स्पेसिफिकेशन, रैम क्षमता, हार्ड डिस्क स्पेसिफिकेशन, सबकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। DPI का फुल फॉर्म डॉट पर इंचेस, आपका यहाँ पे आंसर A सही हो जाएगा। आई होप आपने अच्छे से दोनों चैप्टर्स कवर कर लिए होंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।